तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी एजुकेशन में। यहाँ पे हम क्लास 9th की इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। अब तक 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और ये थर्ड पार्ट है इसका। और यहाँ पे हम दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, इसको चैप्टर को कवर करते हैं। एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में आपको ये बता देता हूँ मैं कि सुबह 5 बजे आपको ज्योग्राफी की वीडियोज़ मिल जाती हैं क्लास 9th की, और शाम को 5 बजे आपको इकोनॉमिक की चलेगी। अब ज्योग्राफी ख़त्म होने वाला है। ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद पॉलिटिक्स शुरू की जाएगी। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा। जहाँ पे हम क्लास 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो हमने द स्टोरी ऑफ पालनपुर को स्टार्ट किया था। तो पालनपुर का ओवरव्यू और डिस्कस हो चुका था, और इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, प्रोडक्शन में क्या क्या यूज़ है होती हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये सब कुछ अच्छे से कवर हो जाता है। फार्मिंग इन पालनपुर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैंड फिक्सिंग। फिक्सिंग वाला भी आपका कवर हो चुका था, और ये सेकंड वाला भी आपका कवर हो चुका था। और आज यहाँ पे हमने छोड़ा था लेटेस्ट डिस्कस पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेशन को आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेट अस डिस्कस, ये आपको खुद अपने क्लास में डिस्कस करना है। आपको ये टेबल 1.1 जो इस बुक में दिया हुआ है, जो दिखा रहा है, सो दैट द लैंड अंडर द कल्टीवेशन इन इंडिया इज़ यूनिट ऑफ मिलियन हेक्टेयर। मिलियन हेक्टेयर में जो यहाँ पे कल्टीवेशन, जहाँ पे मतलब जहाँ पे फसलों की उगाई की जाती है, पैदावार की जाती है, उन लैंड का यहाँ पे आपको चार्ट दिया है 1.1 टेबल में। उसके ऊपर आपको, उसके ग्राफ के ऊपर आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है। तो इसको इग्नोर करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार देख लेते हैं। टेबल 1.1 यहाँ पे आपको गिवन है, कल्टीवेशन ओवर एरिया ओवर द ईयर। सॉरी, यहाँ पे कल्टीवेशन का मैप दिया हुआ है कि 1950 में भारत में कल्टीवेशन एरिया कितना था। 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पे हमारी लैंड जो थी वो कल्टीवेशन में यूज़ की जाती थी पैदावार करने के लिए फसलों की। और ये देख रहे हैं आप धीरे धीरे काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ से 1970 से ये फिक्स होकर 2011 तक 140 ही रहा। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। इसमें नॉर्मल चीज़ आप ये देख सकते हैं कि 1950 से लेके 1970 के बीच में बढ़ोतरी है, उसके बाद से ये रुका हुआ है। इकोनॉमिकल सर्वे से ये 2013 2014 के हिसाब से ये ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद ये नीचे आपका एक ग्राफ दिया हुआ है जो ईयर्स के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ का डिस्कशन हो गया। इसके ऊपर आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है। फॉर हायर येड, येड यहाँ पे जो है वो पैदावार की, येड का मतलब होता है पैदावार कि किसी भी फसलों का पैदावार की बात हो रही है यहाँ पे। येड इज द मेजर एज द क्रॉप प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। एक सीज़न में, जैसे सीज़न के ऊपर भी काफ़ी हमने डिस्कस किया था, तो एक सीज़न में कितना, एक पीस ऑफ लैंड में कितना कल्टीवेशन होता है, उसी को मेज़र को हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में पैदावार बोलते हैं। तो पैदावार आप समझ गए होंगे, तो इससे आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टिल अंडर द मिड 1960 के शुरुआती दिनों में बात की जा रही है यहाँ पे। The seed using in cultivation were traditional on the relative low yield. तो 1960 में जो यहाँ पे बीज यूज़ किया जाता था पारंपरिक तौर से, वो बीज जो था काफ़ी मॉडिफाई नहीं था। तो वो बीज में क्या अच्छे क्वालिटी के ना होने की वजह से यील्ड जो था वो काफ़ी कम था। यील्ड यहाँ पे पैदावार, ठीक है, तो लोगों का पैदावार काफ़ी कम होता था यहाँ पे हेक्टेयर पर हेक्टेयर। पीस ऑफ लैंड में जो कल्टीवेशन किया जाता था क्रॉप्स काफ़ी कम उगते थे क्योंकि अच्छे क्वालिटी के बीज नहीं थे। आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल सीड्स यूज नीडेड लेस इरिगेशन। अब जो ट्रेडिशनल सीड थी उनका यूज़ आप उसको सिंचाई के लिए कम यूज़ किया जाता था, उसमें सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फार्मर यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल मेजर एंड फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे जो फार्मर किसान थे वो गाय के गोबर का इस्तेमाल करते थे, जो जिसे हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउ डंग। ठीक है, और इसको फर्टिलाइज़र के तौर से खेतों में छिड़का जाता था। इन्हें हम नेचुरल फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब तो काफ़ी आपको केमिकल फर्टिलाइज़र आ गया है मार्केट में। ऑल दीज वेयर रेडियसली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट टू बाई दैम। और ये जो था कुछ लोग अपने ख़रीद के भी अपने खेतों में डाला करते थे,
उसके बाद की बात की जाए द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति आई 1960 के बाद। इंट्रोडक्शन टू द इंडियन फार्मर टू द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी एच वाई वी ऑफ सीड्स। तो बाद में 1960 के बाद, हरित क्रांति के बाद 1960 के बाद एच वाई वी सीड्स मार्केट में अवेलेबल हो गया, जिससे वीट की और गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी होने लगी। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, अगर इसको एच वाई वी सीड्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रेडिशनल सीड से, जो पारंपरिक तौर से पुराने सीड्स यूज किए जा रहे थे हमारे कंट्री में, द एच वाई वी सीड्स प्रोमिसेड टू प्रोडक्शन मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ द ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लेट। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि एच वाई वी सीड, जो मॉडिफाइड सीड इस वक्त आया है मार्केट में 1960 के बाद, ये हमें ज़्यादा क्या करेगा, ग्रेन ज़्यादा अनाज देगा छोटे से लैंड में। जितना में आप जैसे 1 हेक्टेयर में दोनों बीज का यूज़ करेंगे तो आपसे सबसे ज़्यादा पैदावार किस में देखने को मिल जाएगा, एच वाई वी सीड में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे उसके बाद देखते हैं एज ए रिजल्ट इसका क्या निकलता है। तो द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन देन द पॉसिबल अर्निंग। तो उसके बाद से ये देखा जाने लगा कि इस बीज का यूज़ करके आप उसी लैंड में काफ़ी ज़्यादा पैदावार होने लगा ग्रेन्स का, तो देश में अनाज की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ने लगी। एच वाई वी सीड्स whenever needs plenty of water and also chemical fertilizer। अब एच वाई वी सीड जो था उसके लिए उसको केमिकल फर्टिलाइज़र की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड। आजकल जो मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड है वो क्या क्या यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ पे एच वाई वी सीड्स का यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, डैम का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बना के उसके वाटर पंप लगाया जाता है, ट्यूबवेल कैनाल नहरों द्वारा इरिगेशन किया जाता है, वहाँ सिंचाई की जाती है। डीजल का यूज़ करके यहाँ पे फार्मर जो है वो ट्रैक्टर का यूज़ करके उसको प्लगिंग करता है खेत को। तो ये क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। ठीक है, तो इसके बाद ये देखते हैं नीचे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन वाई। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सिंचाई का जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा पैदावार हो, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि सिंचाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पौधों को ग्रो करने के लिए। यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रो इन पालनपुर। आपने पालनपुर में जो क्रॉप्स ग्रो होता है उसके ऊपर आपने इस पिछले वीडियोस में देखा है। फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रॉप ग्रोइंग इन द योर रीजन। तो यहाँ पे जो टेबल आपको देखने को मिल रहा है, इस टेबल में आपको ये फिलअप करना है उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर की वीडियोस में आपको डिस्कस हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में आपसे पूछेगा, बाहरी चीज़ नहीं पूछेगा। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ द मल्टीपल क्रॉपिंग। और आपने ऊपर मल्टीपल क्रॉपिंग भी देखा है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, एक ही सीजन, एक ही पीस ऑफ लैंड पे, एक ही भूमि पे कई प्रकार के ग्रेन्स को उगाना, जैसे कि मक्के की खेती, गन्ने की खेती, चावल की, चने की, एक ही ज़मीन पे हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, एक ही सीजन एक ही साल के अंदर। ठीक है, द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग इज़ मेथड। और दूसरी चीज़ इसमें आपको पूछेगा मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, उसके ऊपर आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आप 1.4 फिगर देख सकते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिसिपिटेट टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। अब प्रेसिपिटीज जो यहाँ पे घास जो वीड होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप्स के साथ उगते हैं, तो केमिकल का छिड़काव करके उन्हें ख़त्म किया जाता है। जो पौधों के साथ घासें उग जाती हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, रिज़ल्ट बेटर मिलता है और क्रॉप्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से क्रॉप्स जो है अच्छी क्वालिटी के उगते हैं। हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एच वाई वी सीड इरीग्रेशन केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रिसिपिटीज़। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हायर येड जो है जो ऊपर बताया गया था कि पैदावार जो है अच्छी कब होगी, किन किन कारणों पे वो डिपेंड करती है। तो वहाँ पे एच वाई वी सीड आप लिख सकते हैं कि इसकी वजह से पैदावार हमें अच्छा देखने को मिलेगा। इरिगेशन सिंचाई की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र की
अच्छी सुविधा उसमें डाले जाएगी तो अच्छा पैदावार मिलेगा। और पेसिटिपिटीज़ यहाँ पे जो केमिकल के छिड़काव करेंगे तो वहाँ से रोगों से पौधा बचेगा और घास जरने के बाद पैदावार ज़्यादा गिरेगी। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं ज़्यादा आपको अगर यील्ड चाहिए तो, ठीक है। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। और यहाँ पे आप क्वेश्चन में आ भी सकता है कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे मॉडल फार्मिंग यूज हुआ था, तो आप पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश को लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं तीन स्टेट के आसपास मॉडल फार्मिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप द ट्यूबवेल फॉर इरीगेशन। इन रीजनों में फार्मर जो थे वो क्या करते थे, अपना प्राइवेट ट्यूबवेल भी इरीगेशन के लिए स्टार्ट करने लगे। उन्होंने खुद अपना प्राइवेट ट्यूबवेल गड़वाना अपने एरिया में स्टार्ट कर दिया। एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, और HYV सीड्स का भी यूज़ ये करने लगे। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ भी ये लोग करते थे। एंड प्रेसिपिटीज़ जो इन फार्मिंग, और इस प्रेसिपिटीज़ की भी इसमें यूज़ किया करते थे। सम ऑफ देम बॉट फ्रॉम द फार्मिंग मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर विच इज़ देन द प्लगिंग एंड द हार्वेस्टिंग फास्टर। तो इनमें से कुछ किसान क्या हुए कि बाद में उन्होंने मशीनरी खरीदना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर मशीनरी में आप लिख सकते हैं जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन हो गया। तो इन मशीन का भी ये बाई करने लगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, अपने यील्ड को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दे वे रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ व्हीट। और ये क्या है, ये भारत के सबसे सर्वाधिक गेहूँ उगाने वाले क्षेत्रों में से एक हैं। आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन रीजनों में गेहूँ अच्छा होने लगा, ज़्यादा यील्ड का प्रोडक्शन होने लगा। इन पालनपुर, अब पालनपुर की बात करें, द यील्ड ऑफ द व्हीट ग्रो फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। तो पालनपुर की यहाँ पे बात करें यील्ड की, तो यहाँ पे यील्ड जो गेहूँ है इसका पैदावार ट्रेडिशनल पारंपरिक तौर से जो चला आ रहा है वो 1300 kg है पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 1300 kg गेहूँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पालनपुर में। विद द HYV सीड, अगर यहाँ उसी सेम लैंड पर अगर HYV सीड्स का यूज़ किया जाए तो यील्ड वेयर अप 3200 kg पर हेक्टेयर। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो यील्ड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, 3200 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग तिगुना के आसपास का आपको देखने को मिल जा रहा है कि HYV सीड्स की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे देखते हैं। देयर वॉज ए लार्ज इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा इंक्रीजिंग हुआ है प्रोडक्शन ऑफ वीट, गेहूँ की पैदावार में। फार्मर नाउ हैड ग्रेट अमाउंट ऑफ सब प्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अब फार्मर के पास क्या है, ज़्यादा गेहूँ होने की वजह से अब क्या करेगा फार्मर जो है वो, छोटे फार्मर भी क्या करेंगे कि अपने अनाज को, अपने पैदावार जो होता है गेहूँ का, गेहूँ में से जो अपने परिवार को चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए कुछ गेहूँ रख लेंगे, बाकी गेहूँ को मार्केट में सेल करेंगे। और मार्केट में सेल होने की वजह से ज़्यादा गेहूँ मार्केट में आएगा, तो अर्बन सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में भी क्या होगा, अनाज के दाम में कम होंगी, और इससे शहरी लोगों को भी फ़ायदा होगा, और जो छोटे किसान हैं वो भी ज़्यादा पैदावार कर अपनी जीवन को थोड़ा सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे फिर एक डिस्कशन आपको खुद क्लास में करने को दे रहा है। What is the difference between multiple cropping and मॉडल फार्मिंग मेथड। यहाँ पे आपसे डिफरेंसेस पूछ रहा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो एक फसल, एक लैंड पे कई प्रकार की फसल उगाई जाती हैं उसके, और मॉडल फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। द फॉलोइंग टेबल शो दैट द प्रोडक्शन ऑफ वीट और जो एंड पल्सेस इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन अंटिल द मिलियंस टन। तो यहाँ पे जो नीचे टेबल दिया हुआ है 1.2 का, ये हमें दिखा रहा है हरित क्रांति के बाद का मिलियन टन में किस चीज़ का प्रोडक्शन, वीट का, गेहूं का और दलहन का यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाई जा रहा है। प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ, इसको आप ग्राफ में बनाइए। वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ क्रॉप्स, और आपको ये दिखाना है कि ये दोनों इक्वली सक्सेसफुल हैं प्रोडक्शन के, जो क्रॉप्स, दलहन की खेती और गेहूं की खेती काफ़ी ज़्यादा पैदावार होने लगी है। इस चीज़ को आपको ग्राफ में दिखाना है।
व्हाट इज़ द वर्क कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर इज़ यूजिंग मेथड फार्मिंग। अब आपको वर्किंग कैपिटल का बताना है कि वर्किंग कैपिटल क्या क्या लगेगा फार्मर्स को मॉडल फार्मिंग करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल क्या क्या होता है। वर्किंग कैपिटल में आप ये देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए जो आप फिजिकल चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, केमिकल्स हो गया, डीजल का यूज़ करके ट्रैक्टर में जो मतलब फिर उसको चलाया जा रहा है इंजन चलाने के लिए, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम हो गया, ये सब क्या हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। और इन सब का रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है मॉडल फार्मिंग के लिए, ये चीज़ भी आपको इसमें ग्राफ में लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोर्स का यहाँ पे बात की जाएगी अब। और ये जो मतलब मैप दिया हुआ है 1.2, ये कहाँ से आया है, तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जारी किया था 2010 में, 2010, 11, 12 और 13 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद ये मॉडल फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर वाई। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एक मतलब डिसएडवांटेज भी देखने को ये मिल जाता है कि मॉडल फार्मिंग में क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इस एग्रीकल्चर को करने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा यील्ड का प्रोडक्शन देने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगेंगे, क्योंकि अब वो मशीनरीज खरीदेंगे, इरिगेशन सेटअप करेंगे, अपना अच्छा ट्यूबवेल लगाएंगे और केमिकल का यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र का मार्केट से परचेज करेंगे। तो इनकी वजह से HIV सीड्स भी काफ़ी महंगे आते हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इनके जो बजट होंगे वो मार्केट में काफ़ी बढ़ जाएगा इनका। तो किसानों को इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, वो कैश की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके ऊपर काफ़ी स्कीम भी चले हैं कि जैसे किसान ऋण योजनाएं चली हैं, किसान स्कीम चली हैं किसान के ऊपर, जहाँ से वो लोन प्रोवाइड करवाता है बैंक, और लोन लेने के बाद ये एग्रीकल्चर स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर फसल चौपट भी हो जाती है तो फिर भी गवर्नमेंट इनको माफ़ करने का भी जो दायरा है वो भी दिखाने को यहाँ पे मिल जाता है। आगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है सक्सेसेड एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक्टिविटी आपको करना है। ड्यूरिंग योर यील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर टू योर रीजन फाइंड आउट। अब आपको आपके आसपास के क्षेत्रों में जाना है और आप किसी भी किसान के आपको मिलना है और उसको प्रोडक्शन के ऊपर आपको बात करना, पूछना है कि उसका प्रोडक्शन में क्या क्या लगता है और क्या क्या आपको पूछना है। वहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पूछना है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पूछनी है। व्हाट काइंड ऑफ फार्मर मेथड, अब ये आपको पूछा है फार्मिंग मेथड वो किस प्रकार का यूज़ करते हैं, मॉडल की, ट्रेडिशनल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे डू फार्मर यूज़ सेम, डू द फार्मर यूज़ राइट ए नोट, और इसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है कि फार्मर क्या है आपके रीजन में ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे हैं कि मॉडल फार्मिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको इस पर लिखना है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, और वहाँ के सिंचाई का जो सोर्स है, सिंचाई किस माध्यम से की जा रही है, कैनाल, नहरों से या नालियों से या ट्यूबवेल से, गवर्नमेंट ट्यूबवेल से, वो इस चीज़ को भी आपको अपने आसपास के किसानों से पूछकर नोट्स बनाने हैं। हाउ मच ऑफ कल्टीवेशन लैंड इज़ इरिगेशन, अब आपसे ये भी पूछना है उनसे कि कितने लैंड जो है उनके यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। फ्रॉम वेयर द डू फार्मर ऑब्टेन द इनपुट दैट दे रिक्वायर्ड, और आपको ये भी पूछना है उनके आसपास के अपने रीजन के फार्मरों से कि वो कहाँ से इनपुट, कहाँ से वो पैसा पाते हैं इस प्रोडक्शन को करने के लिए। तो यहाँ आज के वीडियो में बस इतना ही। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था लेट अस डिस्कस, और ये हमारा लगभग ये ख़त्म हो गया है। इसका हम थर्ड जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, तो थर्ड पॉइंट हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, विल द लैंड सबटेन। ठीक है, तो इसको अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।